कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम निधि है and आज हम बिजनेस स्टडीज में सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टर्म 2 में अप्रॉक्सीमेट 13 to 14 मार्क्स का ये आ रहा है, तो जरूर अच्छे से इस टॉपिक को करना है। 2 पार्ट्स में वीडियो बट गया है, पार्ट 1 and 2। पूरा वीडियो देखते हुए नोट्स लिख लेना। नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिए, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, डाउनलोड कर लेना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछना या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो ज़रूर वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड मुझे कमेंट्स में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले हमारा टर्म है बिजनेस फाइनेंस। क्या होता है बिजनेस फाइनेंस? बिजनेस में जो पैसे चाहिए, सिंपल टर्म में समझना है। जो पैसा हमें हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, उसको डेली ऑपरेट करने के लिए चाहिए या एक्सपैंड करने के लिए चाहिए, जो पैसा बिजनेस में चाहिए वो होता है बिजनेस फाइनेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 मार्क में डेफिनेशन आ सकती है कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। वो पैसा जो बिजनेस को अवेलेबल कराना पड़ता है या फंड्स रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश, ऑपरेट या मॉडर्नाइज और एक्सपैंड द बिजनेस। तो बिजनेस फाइनेंस रेफर टू द फंड्स व्हिच आर मेड अवेलेबल और फंड्स रिक्वायर्ड बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए या इसको एक्सपैंड करने के लिए। ये तीनों टर्म इजीली याद रह सकती है, तो सारी टर्म्स याद रखनी है। उसके साथ उसका मीनिंग भी लिख रखा है कि स्टैब्लिश मतलब स्टार्ट करना बिजनेस। बिजनेस में हमें लैंड खरीदना पड़ेगा, मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। ऑपरेट मतलब डेली के खर्चे, डेली उसको ऑपरेट करने के लिए भी खर्चे होते हैं। एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेजेस एक्सेट्रा, कुछ भी। और फिर मॉडर्नाइज, एक्सपैंड या डाइवर्सिफाई। अगर उसको एक्सपैंड करना है या मॉडर्नाइज करना है, नई टेक्नोलॉजी लानी है, तो ऑटोमेटिकली एक आदमी को पैसा चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज कर सके। तो यहाँ पे हमने फाइनेंशियल नीड्स ऑफ ए बिजनेस 2 कैटेगरी में बांट दिया। पहला है हमारा किसके लिए पैसा चाहिए? मशीनरी खरीदने के लिए। तो बड़े बड़े खर्चे जो होते हैं, दैट इज फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए जो खर्चे होते हैं। और दूसरी कैटेगरी में बांट दिया जो पैसा हमें डेली भी चाहिए होता है। मान लो एज ए पर्सन, आपको अपने घर में भी अगर गाड़ी खरीदनी हो, अगर घर खरीदना हो तो ज्यादा पैसा चाहिए। उसी तरीके से बिजनेस में भी मशीनरी खरीदनी हो या फिर लैंड खरीदना हो तो ज्यादा पैसा चाहिए। उसको बोल दिया फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। और घर के भी डेली के खर्चे होते हैं। मान लो सब्जी खरीदनी है तो डेली का खर्चा या इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो जो डेली के खर्चे वो बिजनेस में भी अलग से डिवाइड कर दिया, दैट इज बांट दिया वर्किंग कैपिटल में। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। फिक्स कैपिटल, जो बड़े बड़े खर्चे बिजनेस में होते हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए, या फिर डेली ऑपरेट करने के लिए पैसा चाहिए। तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को जो डिफाइन क्या है वो कैसे करना है? वो पैसा जो हमें फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए चाहिए होता है, दैट इज मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हो गया या फिर फर्नीचर हो गया एक्सेट्रा। तो बहुत ही इजी डेफिनेशन है, समझ के करोगे तो अपने आप लिख के आ जाओगे, रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है। तो देखो, फंड्स आर रिक्वायर्ड टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। ये फंड डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस में कितना चाहिए। अगर बहुत बड़ा बिजनेस हो तो मशीनरी भी महंगी आएगी, ज्यादा पैसा चाहिए होगा। वैसे ही अगर छोटा बिजनेस है तो थोड़ा कम पैसा चाहिए। तो इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस कि फिक्स कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे ऑपरेशंस जो बिजनेस के होते हैं उसके लिए जो पैसा चाहिए होता है। करंट एसेट्स, मान लो स्टॉक खरीदना है या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल रिसीवेबल है, बिल पेएबल है, ये सब वर्किंग में आ जाता है, वर्किंग कैपिटल। ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे वो पैसे जो हमें डेली बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए, डेली वर्किंग के लिए जो चाहिए, सैलरी देने के लिए, क्रेडिटर को पैसा देने के लिए, तो ये सब हो गए हमारे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस।
बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ पे क्लासिफिकेशन दो तरीके से हुई है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। ये साथ साथ सारे पीडीएफ नोट कर लेना और समझना, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करो। तो हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप दो तरीके से होती है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर अपना बिजनेस शुरू करना है तो क्या आपके पास, कैसे आप फंड रेज कर सकते हो, क्या ऑप्शंस है? पहला ऑप्शन है या तो आप किसी से उधार लोगे, दूसरा ऑप्शन है आप खुद का पैसा लगाओगे, तीसरा ऑप्शन कोई भी नहीं है। इसीलिए या तो आप उधार लेते हो या खुद का पैसा लगाते हो, इसके अलावा कुछ ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ पे जो हम पैसा बोरो करते हैं उसको बोल दिया बोरोड फंड, और जो पैसा हम खुद लगाते हैं उसको बोल दिया ओनर फंड। तो ओनर फंड अलग अलग तरीके के हैं और बोरोड फंड अलग 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 तरीके के हैं। ओनर में शेयर्स आ गए, रिटेन्ड अर्निंग आ गया, ये क्या होता है हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और बोरोड फंड में डिबेंचर और लोन आ गए, और भी अदर ऑप्शंस है वो भी आगे पढ़ेंगे। तो ओनरशिप के बेसिस पे दो ही तरीके से फंड रेज हो सकते हैं, या बोरो करके या ओनर फंड, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, अगर आपको 5 साल से ज्यादा के लिए पैसा चाहिए तो लॉन्ग टर्म है। अगर आपको 1 से 4 साल के बीच में चाहिए तो मीडियम टर्म है। और अगर आपको 1 साल के अंदर अंदर वो पैसा चाहिए, इतना ही आपको रिक्वायरमेंट है, वो शॉर्ट टर्म है। और अलग अलग चीजें जो खरीदनी है उस पर डिपेंड करता है कि आप मीडियम, लॉन्ग या शॉर्ट में जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोरोड फंड और ओनर फंड का डिफरेंस है, 6 मार्क का डिफरेंस आ सकता है। जब भी कोई डिफरेंस आए तो बेसिस जरूर लिखने हैं, नहीं तो 1 मार्क फालतू में कट हो जाएगा। तो सबसे पहला बेसिस हो गया मीनिंग। मीनिंग में यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ओनर फंड जो पैसा ओनर लेके आता है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर हो गया, शेयर होल्डर हो गए, कोई भी पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स हो गए। जो पैसा ओनर ला रहा है वो ओनर फंड का मीनिंग हो गया। और जो पैसा हम लोन लेते हैं, चाहे हम कैसे भी लोन ले, अगर लोन लिया है या बोरो किया है, वो हो गया बोरोड फंड। ओनर को क्या मिलता है? ओनर को मिलता है प्रॉफिट, तो इनका रिटर्न क्या है? प्रॉफिट, ठीक है। और यहाँ पे इनको क्या मिलता है? बोरोड फंड को इंटरेस्ट, ठीक है। फिक्स रेट होती है, उसी रेट पे इनको इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट है इनका राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। ओनर है, ऑब्वियसली राइट टू पार्टिसिपेट है और पूरा कंट्रोल रहता है बिजनेस में। बोरोवर्स का रहता है, क्रेडिटर्स का रहता है जिससे हमने बोरो किया है? नहीं, बोरोड फंड्स का जो जिससे भी हम बोरो करते हैं उनका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल जरूरी नहीं है। अगर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ तो हम ओनर को बिजनेस वापस पैसा देगा, बट बोरोवर्स को तो देना ही देना है, उनको रीपेमेंट ऑब्लिगेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ओनर का पैसा अगर डूब भी जाता है तो कोई बात नहीं, बिजनेस को कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि ओनर को रीपे करना ही करना है, बट बोरोवर्स को तो रीपे करना पड़ता है। अबे सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स, गिरवी कुछ रखना पड़ेगा। अगर हम बिजनेस बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट होते हैं, तो अगर बिजनेस में ओनर ने पैसा लगाया तो कुछ गिरवी रखना पड़ेगा नहीं। बट अगर तुम बोरो कर रहे हो तो तुम्हें कुछ एसेट्स गिरवी रखना पड़ता है, उसी को यहाँ बोल दिया कि सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स में दीज फंड जनरली रिक्वायर सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स। बैंक ऐसे ही थोड़ी ना लोन दे देगा, वो आपकी जमीन पे लोन देगा, ठीक है। समझ आई बात? अब इसके सोर्स क्या है? ओनर फंड के सोर्सेस क्या है? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। और यहाँ पे बोरोड फंड में क्या है? बहुत सारे सोर्सेज हैं, सब आगे पार्ट 2 वीडियो में मैं समझाऊंगी। तो डिबेंचर्स हो गए, लोन फ्रॉम बैंक हो गया, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन हो गया, या पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। डिबेंचर जनरली 5 साल से ज्यादा के लिए अगर फंड चाहिए होता है लॉन्ग टर्म के लिए तो डिबेंचर से रेज करते हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स जो होते हैं वो पैसा पब्लिक से रेज करते हैं उधारी के फॉर्म में, बट मीडियम टर्म, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस क्लियर है, इस डिफरेंस को नोट कर लेना। नेक्स्ट है ऑन द डिफरेंस है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड।
तो 3 पीरियड हो गए, लॉन्ग, शॉर्ट एंड मीडियम। लॉन्ग टर्म मैंने बताया था मोर देन 5 years, मीडियम टर्म 1 to 5 के बीच में जो पैसा चाहिए, एंड शॉर्ट टर्म 1 साल से अंदर अंदर के लिए चाहिए। ये सब समझ के याद होगा जल्दी, अगर रट्टा मारोगे तो नहीं याद होगा। तो थोड़ा सा लॉजिक से अपना माइंड को प्रिपेयर कर लो और उसी हिसाब से पूरा लर्न करो बिजनेस बिजनेस स्टडीज। एंड कोई डाउट हो तो मेरे से जरूर पूछ लेना। अब सोर्सेज ऑफ फंड्स, यहाँ पे क्या हो गया, शेयर, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। यहाँ पे मैंने बताया था अभी अभी पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है। और शॉर्ट टर्म अगर पैसा चाहिए तो कैसे लेंगे, ट्रेड क्रेडिट है, बैंक से लोन है छोटे टाइम के लिए, और कमर्शियल पेपर्स। अब पर्पस क्या है यहाँ पे, लंबे टाइम का लोन क्यों लेते हैं, फिक्स्ड एसेट्स के लिए। अगर ज्यादा पैसा चाहिए तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म लोन लेंगे ताकि आराम से उतार पाए। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आ गया, अगर हम लॉन्ग टर्म सोर्स, हमारे को क्यों चाहिए होता है पैसा, फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए, मशीन, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। मीडियम, एक्सपैंड या डाइवर्सिफाई करने के लिए। और शॉर्ट टर्म, डेली जो हमारी ऑपरेशंस है डे टू डे उसको चलाने के लिए शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का जो पॉइंट है उसको बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले हमारा टॉपिक आ गया ओनर फंड के अंदर शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग। इस टॉपिक को मैं यहीं पे अच्छे से समझाऊंगी, तो ध्यान से सुनो। तो ओनर फंड क्या होता है, जो ओनर खुद पैसा लगा रहा है, ठीक है, किसी से उसने लोन नहीं लिया। एक बिजनेस में या तो हम खुद पैसा लगाएंगे या किसी से उधार लेंगे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ओनर फंड मतलब जो ओनर ने खुद ने पैसा लगाया है, और बोरोड फंड मतलब जो हमने लोन लिया है, जो किसी से उधार लिया है, वो अलग अलग तरीके से हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे शेयर्स एक तरीका है जो ओनर फंड है, या फिर रिटेन्ड अर्निंग। क्या होता है रिटेन्ड अर्निंग और शेयर, ये पूरा डिटेल में आगे वीडियो में सुनना, साथ के साथ लिखना ताकि अच्छे से समझ आए। तो रिटेन्ड अर्निंग मतलब, पहले मैं रिटेन्ड अर्निंग समझा रही हूँ। रिटेन्ड अर्निंग मतलब प्रॉफिट का वो पार्ट जो हमने सेव किया है और बाद में जब हमें जरूरत होगी तब हम उसका यूज लेंगे। तो एक कंपनी जो है शेयर्स को डिविडेंड देती है, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो लोगों में बढ़ जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, और प्रॉफिट का वो हिस्सा जो लोगों में नहीं बढ़ता उसको सेव करते हैं, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। तो इसके कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं, डीमेरिट्स एंड मेरिट्स साथ में सारा समझते हैं। रिटेन्ड अर्निंग मतलब a portion of the net profits may be retained or reinvested in the business for use in the future, ठीक है। वो हिस्सा जो हमने रिटेन कर लिया बाद में फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है। इट डिपेंड्स कि रिटेन्ड अर्निंग कितना होगा, जितना प्रॉफिट है या फिर जितना आप डिविडेंड दे रहे हो। अगर डिविडेंड ज्यादा दे रहे हो तो रिटेन कम करोगे। इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस, कंपनी पे डिपेंड करता है। तो मेरिट्स क्या है इसके, बहुत सारे फायदे कि हमने किसी से लोन नहीं लिया, है ना। तो यहाँ पे परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है हमारे पास, कि ये तो है ही सोर्स, परमानेंट है, सेव किया हुआ पैसा काम आएगा ही। कोई इसका एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी को इंटरेस्ट नहीं देना है। और फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबल है, हम हमारे ऊपर है कि हमको उसको कैसे यूज करना है। कोई हमें बताएगा नहीं कि यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे ये होगा इसके मेरिट्स। और नेक्स्ट मेरिट है अब्जॉर्ब्स अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। तो अगर आपने रिटेन करके पैसा रख रखा है और एकदम से लॉस कोई हो जाता है, तो उस टाइम पे ये पैसा सेव किया हुआ काम आएगा, ठीक है। इंक्रीजेस द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। अगर कंपनी ने रिटेन किया हुआ प्रॉफिट अपने पास रखा है, इसका मतलब ये है कि उस पैसे को हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, वो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ाएगा। रिटेन कब होता है पैसा, जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है। तो प्रॉफिट कमाने के बाद आप रिटेन करोगे पैसा, तो अल्टीमेटली वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होगा, धीरे धीरे प्रॉफिट और बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने किसी से लोन नहीं लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी प्रॉफिट अर्निंग बढ़ेगी, जिससे डिमांड ऑफ शेयर बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ते ही मार्केट में शेयर प्राइसेस इंक्रीज होंगे,
ठीक है, इसकी लिमिटेशंस क्या है वो भी समझते हैं। लिमिटेशन में सबसे पहला है डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग शेयर होल्डर, मतलब प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो हम डिविडेंड के फॉर्म में देते हैं और प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम रिटेन करके रखते हैं। तो जो डिविडेंड वाला पार्ट है, वो डिविडेंड वाले जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट या बोलेंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा कि आपने इतना प्रॉफिट सेव किया जबकि उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो शेयर होल्डर्स का ही है। तो अगर एक कंपनी रिटेन बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर लेती है तो शेयर होल्डर्स को थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन होता है। अनसर्टन सोर्स ऑफ फंड है दूसरा, मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा हम रिटेन करके चले। अगर कंपनी के पास इतने प्रॉफिट नहीं हुए कि कंपनी रिटेन नहीं कर पाई तो यहाँ पे एक इशू आएगा। ठीक है, सब ऑप्टिमल यूज ऑफ फंड्स। देखो, अगर हम किसी पैसे को रिटेन कर रहे हैं तो यहाँ पे उसमें एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट छुपा है। उस पैसे को हम सेव करने के बजाय कहीं और लगा सकते थे और ज्यादा कमा सकते थे, है ना। बट हमने क्या चूज किया, हमने सेव किया और रिटेन किया। तो यहीं पे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो सब ऑप्टिमल यूज ऑफ फंड जिसमें लिखा हुआ है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस फंड से जुड़ी हो सकती है जो हमने यूज नहीं लिया उस फंड का। ठीक है, तो अब है हमारा शेयर होल्डर्स का इशू ऑफ शेयर, कि शेयर से पैसा कैसे आता है। तो दो शेयर्स थे, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो शेयर कैपिटल क्या होती है, वो जो पैसा हम अपने प्रॉफिट में से लगाते हैं उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। तो शेयर्स क्या हो गए, जो पैसा पब्लिक से मांगना है उसको बोल दिया शेयर कैपिटल। एक कंपनी शेयर इशू करती है और उस शेयर से लोगों को बोलती है आओ भाई ये शेयर 10 रुपए का है या 100 रुपए का है, तुमको जितने शेयर लेने हैं तुम खरीदो। कुछ फिक्स अमाउंट इशू करेगी कंपनी, और अगर लोग आएंगे कंपनी के शेयर्स लेंगे तो उससे कंपनी के पास पैसा आएगा, उसी पैसे को बोलते हैं शेयर कैपिटल। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय इशू ऑफ शेयर, द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर। और उस शेयर का एक प्राइस है, नॉमिनल वैल्यू है शेयर की, मान लो 10 रुपए है। तो कंपनी ने अगर 1 लाख शेयर इशू किए 10 रुपए ईच, तो कंपनी के पास 10 लाख पैसे आ जाएंगे। जो शेयर्स लेता है पर्सन उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। ठीक है, दो टाइप के शेयर्स है, इक्विटी और प्रेफरेंस। क्या फर्क है इक्विटी और प्रेफरेंस में, ये समझते हैं। देखो, अगर हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं और उससे पैसा आ रहा है उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर प्रेफरेंस से कर रहे हैं उससे पैसा आ रहा है उसे बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजंस ऑफ द कंपनी है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर को ऐसा नहीं है। इक्विटी शेयर्स के पास अगर प्रॉफिट ज्यादा होता है तो इनको डिविडेंड ज्यादा मिलता है, प्रॉफिट कम होता है तो इनको डिविडेंड कम मिलता है, दैट इज इनको लॉस भी हो सकता है। पर प्रेफरेंस शेयर वालों को फिक्स डिविडेंड मिलता है। ठीक है, ना ज्यादा ना कम, इनका रेट फिक्स होता है, उसी रेट पे इनको डिविडेंड मिलेगा। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप प्रेफरेंस शेयर खरीदते हो, और अगर रिस्क लेना चाहते हो तो आप इक्विटी शेयर्स खरीदते हो। प्रेफरेंस शेयर के पास एक प्रेफरेंस होती है, प्रेफरेंशियल राइट टू क्लेम कैपिटल। मान लो कंपनी डूब गई, कंपनी को लॉस हुआ, प्रेफरेंस शेयर थे 60 लाख के और इक्विटी है 50 लाख की। तो कंपनी के पास सब कुछ बेच बाच के 1 करोड़ रुपए आए। तो 1 करोड़ रुपए जो होंगे वो पहले प्रेफरेंस को देगी 60 लाख, फिर इक्विटी को जो बचे कुचे पैसे हैं 40 लाख देगी। यहाँ पे इक्विटी को लॉस भी हो गया, इक्विटी वालों को 40 लाख ही मिला जबकि उनको 50 लाख था उनका टोटल। तो प्रेफरेंस को क्या होता है, प्रेफरेंशियल राइट होता है। अगर कंपनी डूब जाती है तो पहले प्रेफरेंस को पैसा मिलता है और फिर इक्विटी को। ठीक है, तो यहाँ पे एक यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रेफरेंस का। तो यहाँ पे सबसे पहला आ गया इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या हो गए, ओनर्स फंड, ओनर्स कैपिटल। इनको फिक्स रेट पे डिविडेंड नहीं मिलता। ये है रेजिडुअल ओनर्स, जब सबको मिल जाता है कंपनी को, कंपनी में मतलब डिबेंचर का इंटरेस्ट दे दिया, प्रेफरेंस को दे दिया, सब क्लेम्स आपके पूरे हो गए, तो लास्ट में इक्विटी को मिलता है। ठीक है,
देयर लायबिलिटी इज लिमिटेड, जितना इन्होंने पैसा लगाया है उतना ही इनको नुकसान होगा। अगर किसी ने 50 लाख लगाए हैं तो उसको मैक्सिमम 50 लाख का ही नुकसान होगा। ये नहीं है कि हम उनके घर जाके उनका घर बेचेंगे और उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। जितने शेयर्स उसने कंट्रीब्यूट किए उतने का ही नुकसान हो सकता है। ठीक है, इनके पास राइट टू वोट है, राइट टू पार्टिसिपेट है मैनेजमेंट में। ठीक है, बट प्रेफरेंस के साथ क्या है, प्रेफरेंशियल पोजीशन है ओवर इक्विटी, इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है, और रिसीविंग देयर कैपिटल आफ्टर द क्लेम्स। अगर कंपनी डूबती है तो कंपनी ने बाहर वालों को पैसा दे दिया, डिबेंचर्स वगैरह को, मतलब बाहरी लोन जिससे लेते थे उनको दे दिया, फिर वो प्रेफरेंस को पैसा देगी और फिर वो इक्विटी को देगी। ठीक है, तो यहाँ पे इनके पास एक राइट है कि अगर क्रेडिटर से सेटल हो जाते हैं इक्विटी से पहले इनको पैसा मिलेगा। जब कंपनी लिक्विडाइज होती है, जब कंपनी खत्म होती है, तो पहले बाहरी लोगों को मिलता है, क्रेडिटर्स को, फिर प्रेफरेंस को मिलता है और फिर इक्विटी को पैसा मिलता है। अगर कंपनी के पास फंड्स है तो इसी ऑर्डर में आप दोगे। ठीक है, तो हाई चांस है कि इक्विटी को नुकसान हो। ठीक है, तो प्रेफरेंस के पास एक प्रेफरेंस है। अब इक्विटी के क्या मेरिट्स है और प्रेफरेंस के क्या मेरिट्स और लिमिटेशन है, इसे पढ़ते हैं और फिर ये टॉपिक पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। ओनर्स फंड, तो यहाँ पे मेरिट्स क्या है हमारे, सूटेबल। सबसे पहले इक्विटी शेयर उन लोगों के लिए सूटेबल है जो हाई रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क है, आपका पैसा डूब सकता है, बट हाई रिटर्न भी है, तो उस हिसाब से हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न। फिर है बर्डन, नो बर्डन टू द कंपनी। प्रेफरेंस में मान लो इक्विटी और प्रेफरेंस, यहाँ पे प्रेफरेंस को हमें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देना ही है, तो उसमें एक तरीके से बर्डन है, बट यहाँ पे कोई बर्डन नहीं है। हमारे को लॉस हुआ तो कंपनी ने इक्विटी को नहीं दिया तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, देना ही देना है, क्योंकि कोई फिक्स रेट तो है ही नहीं। ठीक है, ओनली जब कंपनी लिक्विडाइज हो जाती है तो इक्विटी को हमें वापस पैसा देना पड़ता है। तो एक परमानेंट सोर्स है हमारे पास पैसे का जो इक्विटी शेयर से आता है। ठीक है, फिर है क्रेडिट वर्दीनेस, कंपनी की बढ़ती है। अगर लोग शेयर्स आपके खरीद रहे हैं तो लोगों को पता है आपको प्रॉफिट होगा, तो क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ती है। इक्विटी शेयर प्रोवाइड्स क्रेडिट वर्दीनेस टू द कंपनी एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, लोन में कॉन्फिडेंस आ जाता है, लोन लेना इजी हो जाता है। नो चार्ज ऑन एसेट्स, आपको अपने एसेट्स गिरवी नहीं रखने पड़ते और आपको इजीली पैसा मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोन से पैसा ले रहे हो तो आपको गिरवी रखना पड़ेगा। ठीक है, और डेमोक्रेटिक कंट्रोल, जिसका जितना शेयर है उस हिसाब से उसका कंट्रोल रहता है, तो जितना जिसने पैसा लगाया है उस हिसाब से उसका कंट्रोल है। अब लिमिटेशंस ये है कि रिस्क है, फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स हो सकते हैं, कभी प्रॉफिट ज़्यादा मिल गया और कभी पैसा डूब गया, आपने शेयर खरीदे और पैसा डूब जाता है। एक्सपेंसिव है, कंपनी के लिए शेयर बेचना, इशू करना बहुत एक्सपेंसिव है। प्रमोटर्स को और अंडर राइटर्स, इन सब का बहुत खर्चा आता है, ऐसे ही नहीं शेयर्स इशू हो जाते, बहुत खर्चा होता है, तो एक एक्सपेंसिव सोर्स है। ठीक है, आप अपने शेयर अगर मार्केट में निकाल देते हो तो आप एज ए ओनर, जो कंपनी का ओनर है, उसका इतना राइट नहीं रहता। अब उसके शेयर्स आ गए हैं, जिसका जो शेयर होगा उसका राइट होगा, और मार्केट में उसे पूरा वोटिंग होगी, सब कुछ होगा, और शेयर होल्डर जो बाकी सारे वो राइट टू पार्टिसिपेट है तो वो भी देखेंगे। टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत डिले होता है इशू करने में, पूरा एक इनकॉर्पोरेट करने में कंपनी, और कैपिटल के लिए कंपनी के फंड रेज करने में बहुत टाइम लगता है, तो टाइम कंज्यूमिंग है। अब प्रेफरेंस शेयर में हमने पढ़ लिया था कि प्रेफरेंस शेयर के पास एक प्रेफरेंस राइट है, उसको लिक्विडाइज होने पे पहले पैसा मिलता है इक्विटी से, और इसका जो डिविडेंड का रेट है वो रेट फिक्स है। तो यहाँ पे हमारे सारे दोनों पॉइंट्स हैं कि प्रेफरेंस के पास फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है, और देयर कैपिटल, रिसीविंग देयर कैपिटल आफ्टर द क्लेम्स, अगर कंपनी ने क्रेडिटर्स को बाहर पैसा दे दिया तो अब प्रेफरेंस को पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशंस क्या है और मेरिट्स क्या है, इसको समझते हैं। मेरिट्स में एक ये पहला पॉइंट है, सेफर इन्वेस्टमेंट है।
अगर आप प्रेफरेंस शेयर खरीदते हो तो आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, तो सेफ है, ज़्यादा रिस्क नहीं है। ये सूटेबल उन्हीं लोगों के लिए है जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहते हैं, दैट इज फिक्स रेट डिविडेंड का। इक्विटी वाले जो ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं जाता एज ए ओनर कंपनी में। अगर आप प्रेफरेंस शेयर निकालते हो तो उनके पास वोटिंग में पार्टिसिपेट लेने का कोई राइट नहीं होता, तो सारा कंट्रोल आपके पास ही रहता है। और इक्विटी के लिए फ़ायदा होता है, क्यों? जब प्रेफरेंस वाला आता है और अपना पैसा लगाता है और कंपनी अगर ग्रोइंग है तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा और इक्विटी को ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो इनडायरेक्टली प्रेफरेंस को तो फिक्स रेट मिलेगा। और दूसरे के पैसे से किसने कमाया? इक्विटी ने, क्योंकि कंपनी के पास हाई रिटर्न के चांसेस थे, तो इक्विटी को फायदा हो गया यहाँ पे। प्रेफरेंशियल राइट, दैट इज रीपेमेंट पहले होगी अगर कंपनी लिक्विडाइज हो जाती है तो। और यहाँ पे भी आपको कोई एसेट्स गिरवी नहीं रखने पड़ते जैसा लोन में होता है, ठीक है? अगर आप बोरो करते हो तो आपको एसेट्स भी रखने पड़ते हैं, वो इस केस में नहीं हुआ, तो ये लिमिटेड मेरिट्स हो गए। अब आगे है लिमिटेशन। लिमिटेशन में सबसे पहला पॉइंट है अनसुटेबल उन लोगों के लिए जिनको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, वो प्रेफरेंस नहीं खरीदेंगे, वो इक्विटी खरीदेंगे। डिल्यूट्स द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस डिल्यूट कर देता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्लेम। जैसे कि मान लो आपको प्रेफरेंशियल राइट है इनकम पे भी, एसेट्स पे भी। अगर कंपनी डूबती है तो प्रेफरेंस को पहले पैसा मिलता है, तो यहाँ पे इक्विटी का एक जो डिल्यूट हो जाता है कंट्रोल, ठीक है? फिर है एक्सपेंसिव, इसका जो रेट ऑफ डिविडेंड है जो फिक्स रहता है वो जनरली हाई होता है डिबेंचर से, तो इसलिए ये एक एक्सपेंसिव है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो देना ही देना है, ठीक है? अब लिमिटेशन ये भी हो सकती है नो एश्योर्ड रिटर्न्स एज द डिविडेंड ऑन दीज शेयर्स टू बी पेड ओनली व्हेन द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट, ठीक है? अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तब इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड जाएगा। अगर प्रॉफिट नहीं अर्न करती है तो क्या होता है? तो नहीं मिलेगा पैसा। वो हमारे लिए एक लॉस का पॉइंट हो गया है, ठीक है? डिबेंचर्स में टैक्स सेविंग होती है उनके इंटरेस्ट से, यहाँ पे नो टैक्स सेविंग्स है। तो जो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को मिलता है वो पैसा टैक्स देने के बाद जाता है, तो यहाँ पे कोई टैक्स सेविंग नहीं हुई। ये क्या पॉइंट है, इसको डिटेल में पार्ट 2 में और अच्छे से समझ लेंगे, टैक्स सेविंग वाले पॉइंट को। तो आई होप आपको सारा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में बता सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम्स पे डीएम करके बता सकते हो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना।